नमस्ते नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यह आपकी कक्षा 8 के अंदर है। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। उत्पादन यानी उत्पन्न करना किसी भी चीज़ को, जैसे कि फसल हो गई, गेहूँ हो गई, चावल हो गए, जो भी है फसल, उनका उत्पादन। प्रबंध आता है जब हम फसल बोते हैं, फिर विभिन्न मौसमों में उनका रख रखाव करते हैं, फिर उन्हें काटते हैं, मंडी में बेचते हैं। इस दौरान जो सारी प्रक्रिया होती है वो प्रबंध के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हम पढ़ चुके हैं कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। और ये भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। और मनुष्य सहित अभी जो अन्य जंतु है वो भोजन स्वयं नहीं बना सकते। और जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, यानी तो जो मनुष्य सहित अन्य जंतु है वो प्लांट्स पर निर्भर है या अन्य जंतु किसी दूसरे को खाता है। इस तरह कह सकते हैं कि विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। और हम भोजन क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है? भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए शरीर में। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। विभिन्न प्रक्रियाएं होती है हमारे अंदर शरीर के, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इन सब के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और हमारा भोजन का स्रोत मनुष्य का पौधे और जंतु दोनों से होते हैं। कुछ शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं। जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, जो वनस्पति पेड़ पौधों पर निर्भर है वो शाकाहारी, और मनुष्य क्या है, सर्वाहारी, क्योंकि वो मांस और प्लांट्स और जंतु दोनों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं वितरण आवश्यक है। यानी देश की जनसंख्या बहुत है, 1.39 या 1.4, लगभग 140 करोड़ या 1.40 बिलियन है। इन सबको खाने के लिए भोजन चाहिए क्योंकि ऊर्जा चाहिए। तो पूरी तरह जितनी भी फसल है बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन किया जाता है, इनको मंडियों में बेचा जाता है, इनका रख रखाव होता है जब विभिन्न मौसमों से बचाया जाता है। तो ये सब क्या है कि प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो अब है कृषि पद्धतियाँ। पहला टॉपिक है हमारा कृषि पद्धतियाँ, यानी खेती की जो पद्धतियाँ हैं, मेथड है, वो क्या क्या है। तो इसमें बताया कि आज से लगभग 10,000 ईसा पूर्व है, यानी कि आज से 12,000 साल पहले, 2021 तो ये चल रहा है, 2000 साल ये हो गए, और ईसा से 10,000 साल पहले, तो 10,000 और जोड़ दो, लगभग 12,000 साल पहले मनुष्य घुमंतु थे, यानी इधर उधर घूमते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे, ग्रुप में रहते थे। उस टाइम जो मांसाहारी जंतु है, जैसे कि शेर वगैरह का डर रहता था, इसलिए वो समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं को शिकार करना प्रारंभ किया। कच्चे फल सब्जियां खाते थे, जंतुओं को मारकर खाते थे, और धीरे धीरे खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि आरंभ हुआ है। तो आज से 10,000 ईसा पूर्व धीरे धीरे कृषि का विकास शुरू हुआ। और जब एक और फसल क्या होती है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जैसे उसे फसल कहते हैं। यानी एक ही किस्म के पौधे, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ठीक है ना, इन सबको एक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बड़े स्केल पर, बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। फसलों का वर्गीकरण करते हैं कि किस मौसम में उगाए गए हैं। जैसे भारत एक विशाल देश है, यहाँ तापमान, आर्द्रता यानी नमी, और वर्षा यानी बारिश कितनी होती है, जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। जैसे कि ये भारत का नक्शा है छोटा सा, ठीक है, इधर राजस्थान है, इधर जम्मू कश्मीर है। तो राजस्थान साइड पश्चिमी साइड है, यहाँ बारिश कम होती है, और तटीय क्षेत्र है, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है ना। कहते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग बारिश है। कहाँ तापमान ज़्यादा है, राजस्थान साइड, पश्चिमी साइड, कहीं नमी ज़्यादा है, कहीं बारिश ज़्यादा है, कहीं कम है। तो इस प्रकार जैसे जैसे मौसम, उसी अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती है। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसी अनुसार फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, लेकिन फसलों को दो भागों में बांटा है यहाँ पर। पहली है खरीफ की फसल। वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। जब मानसून से वर्षा होती है जून से सितंबर, उसमें वर्षा में ऋतु में जो फसलें बोई जाती है, खरीफ की फसलें की जाती है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास या धान, चावल को कहा गया है। दूसरी है रबी की फसलें।
शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गई, सरसों हो गई, अलसी आदि रबी की फसलों के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में दालें और सब्जियां कई जगह उगाई जाती है। अब आधारित फसल पद्धतियां। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप या क्रियाएं सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक है ना, निश्चित दी गई समय में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे ये क्रियाकलाप उस प्रकार के जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। यह क्रियाकलाप कृषि पद्धतियां कहलाते हैं। यानी एक पूरा मेथड होता है, एक पूरी श्रृंखला होती है जो किसान को करनी पड़ती है एक एक करके, तब जाकर फसल उगती है। और ये कौन कौन से है अब हम देखते हैं। इसमें पहला है मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला चरण है। मिट्टी को पलटना, इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। इसे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई तक धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। एक तो कठोर मिट्टी है, उसमें नहीं होती पोला है ना, ऐसे उथल दी जाती है मिट्टी, उथल पुथल करके क्या की मिट्टी तैयार की जाती है। पोली मिट्टी किस प्रकार की, जड़ों को सरलता से शोषण में सहायक है ना, पौधे जो शोषण आसानी से ले सके, इसलिए मिट्टी तैयार उथल पुथल कर तैयार की जाती है खेतों में सबसे पहले। ठीक है, और पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। ये जीव किसानों के मित्र है। किसानों का मित्र कौन है? केंचुआ, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोली करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोली करना क्या आवश्यक है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि शोषण होता है और ह्यूमस युक्त होती है, पौधों की जड़ों का शोषण आसानी से हो सकता है, इसलिए क्या है कि होता है। इसके अलावा ये क्या है, केंचुआ भी मिट्टी को पलटता है, पोली करता है, इसलिए इसे किसान का मित्र कहा गया है। अब आगे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे यानी मरे हुए पौधे जो जीवित हैं, जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीवों को अपघटित करते हैं। इस प्रकार में मृतजीवी जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं और ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे भी खनिज, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं, कुछ मृत पौधे होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, मृत जीव पाए जाते हैं, जो पौधों को सड़े गले पदार्थों को खाकर उनमें जो पोषक होते हैं मिट्टी में मुक्त कर देते हैं, और जिससे कि मिट्टी उथलते हैं तो वो पोषक तत्व भी प्लांट्स को मिल जाए। अब क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी पौधों के लिए आवश्यक है, इसे उलटने पुलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल के लिए आवश्यक है, क्योंकि उलटे पलटने से ऊपरली सतह है वहां से क्या है कि पोषक पदार्थ अच्छी तरह मिल जाए, इसलिए पोला करते हैं या उलटते पलटते हैं। अब अगले पेज में चलते हैं। अब मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। सूखी मिट्टी कैसे खोदेंगे? हल से। जूते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेतों को समतल करना आवश्यक है। उलटती पलटती और फिर से इन्हें समतल किया जाता है। ये कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। भूमि को समतल कौन करता है? पाटल करता है। और कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इसे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। जब हम जुताई करते हैं तो मिट्टी उलट पुलट होती है, तो खाद डाल दे तो वो भी उलट पुलट हो जाए, पूरी मिट्टी मिल जाती है, इसलिए फसल उत्पादन अच्छा होता है। अब कृषि औजार है, खेतों में कौन कौन से औजार होते हैं? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में प्रमुख औजार है। ठीक है ना, हल, कुदाली और कल्टीवेटर कुछ मुख्य औजार है। अब देखते हैं हम इनको। ये जैसे दिखा रखा है, किसान हल जोत रहा है। हल की एक तो ये फाल होती है, एक इसे हल शिफ्ट कहते हैं। ये दो बैलों से जोता गया है, इसको जोत कहते हैं। और इस तरह मिट्टी में खेती में काम आता है।
सबसे पहले हल, प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने। खरपतवार क्या होते हैं? वो व्यर्थ के पौधे होते हैं जो पौधों के फसल के साथ उगाते हैं। ये क्या करते हैं? जमीन का, मिट्टी का पोषण सारा ले लेते हैं और क्या कि फालतू के होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अनचाहे यानी बिना जिसकी जरूरत नहीं है वो खरपतवार कहलाते हैं और ये पोषण छीन लेते हैं और खुद बड़े हो जाते हैं और फसलों को नहीं होने देते। इसलिए ये क्या है कि एक तरह के शत्रु हो गए, फसल को बर्बाद करने वाले। तो इन पौधों को काटना आवश्यक है और इन्हें खरपतवार कहते हैं। ठीक है। खरपतवार निकालने में मिट्टी खुरचने के साथ किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। जिसे इस प्रकार होता है हल। ये हल शेफ्ट हो गया, ये फाल हो गई लोहे की। एक सिरे पर हैंडल होता है। दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है, देखो ये जोत हो गई, ये फाल हो गया, ये लोहे का बना हुआ, और ये हल शेफ्ट हो गया, अभी मैंने बताया था। अब कुदाली एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। जैसे ये कुदाली लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है। अगला है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है उसे कल्टीवेटर कहते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय, सब एक तो मेहनत कम लगती है, एक तो बैल से की जाए थोड़ा ज्यादा समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है, और समय और श्रम मेहनत दोनों की इससे बचत हो जाती है। ठीक है। अब बुआई, ये कुछ औजार थे। अब बुआई की बात करते हैं। बुआई फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को, यानी कि जिनसे उत्पादन अच्छा हो उसे वैसे बीजों का किसान चयन करता है। ठीक है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप देख रहा है, एक बीकर लेकर उसमें पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालिए और भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे हैं? जो बीज पानी के अंदर बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी होते हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं, इस कारण वे हल्के होते हैं और जल से। कुछ बीज जो खोखले होते हैं, घटिया किस्म के होते हैं, पानी में अगर डुबोए ना गेहूं के तो ऊपर तैरने लगते हैं, और अच्छे बीज होते हैं वो पेंदे में नीचे रह जाते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। औजार एक तो होता है परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने से ये 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को बेधकर बीज स्थापित कर देते हैं। ये देखो, ये दिखा रहा है, एक कीप नुमा होता है, ऐसे फनल टाइप का होता है। ठीक है। और नीचे ऐसे इस तरह होता है। ठीक है। जिस जहां जहां खड्डा करता है वहां वहां बीज छोड़ता जाता है। यह एक पारंपरिक तरीका। इसके अलावा है सीड ड्रिल। आजकल ये आधुनिक तरीके में सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से श्रम और समय दोनों बचते हैं और बीज इस तरह डालता है कि पक्षी वगैरह ना खाए। ये रहा सीड ड्रिल जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। ये यहाँ पर इसका डायग्राम में चित्र दे रखा है। ठीक है। अब पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी देना आवश्यक है। यानी कि यहाँ बीज रख दिया, यहाँ बीज रख दिया, थोड़ी सी दूरी रखते हैं। पास पास रखेंगे तो ऐसे उग जाएंगे, एक साथ घने हो जाएंगे, जिससे फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे पौधों को सूर्य प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। आसपास एकदम नजदीक पौधे हैं तो एक दूसरे का इधर से प्रकाश आएगा, इधर से प्रकाश आएगा, कुछ पौधे बीच में रह जाएंगे। इसलिए पोषक एवं जल, अगर कम दूरी पर पौधे ज्यादा तो पोषक के लिए और उनके कंपटीशन होगा, कुछ पौधे खराब हो जाएंगे, फसल उत्पादन कम होगा, जल नहीं मिलेगा।
अधिक घनेपन रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है, कुछ ज्यादा ही पास हो गए तो कुछ को तोड़कर फेंक दिया जाता है, कुछ दूरी जरूर रखी जाती है ताकि फसल उत्पादन अच्छा हो। अब खाद और उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। यानी ये पोषक पदार्थ है जो मिट्टी में मिलाए जाते हैं जिससे कि फसल उत्पादन बढ़ता है। अब मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत के एक बाद दूसरी फसल उगाता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की लगातार फसल उगा रहे हैं, 4 महीने ये फसल उगाए 4 तो धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन या पोषक पदार्थ है वो पौधे ले जाते हैं और क्या कि मिट्टी में पोषक पदार्थ नहीं रहते, अतः ऊपर से मिलाते हैं या खाद या उर्वरक में। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद मिलाते हैं, ये प्रक्रम खाद देना कहलाता है। खाद को मिलाना खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है, या तो सड़े गले पौधों से होता है या फिर जंतुओं का अपशिष्ट से होता है, गोबर हो गया, उनसे खाद बनता है। किसान पादप जंतु अपशिष्टों को गड्ढे में डालते हैं जहां इसका अपघटन होने के लिए खुला छोड़ देते हैं। अपघटन को सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट दे रखा है जो केंचुओं द्वारा होता है, आप वापस जाकर कक्षा 6 में पढ़ लेंगे, या फिर जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा कक्षा 6 का तब वहां हम इसको देखेंगे। ठीक है। अब एक क्रियाकलाप दे रखा है कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर 3 बिक्कर रखिए, ए बी सी में डालिए। एक के अंदर आपको क्या रखा है, थोड़ी सी मिट्टी, उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। बी में मिट्टी और उसमें यूरिया मिलाइए। सी में केवल मिट्टी मिलाइए और कुछ दिनों बाद देखिए उगने पर क्या होता है। तो हम देखेंगे जिसमें कि उर्वरक या खाद होंगे ना वो पौधे बड़े होते हैं, और केवल मिट्टी होती है उसमें क्या है कि पोषण थोड़ा कम होता है, इसलिए पौधे छोटे दे रखे हैं, छोटे ही रहते हैं। ये प्रयोग इसमें दे रखा है। ठीक है। तो अब है क्या तीनों गिलासों के पौधों की वृद्धि की गति एक समान है? नहीं। किस पौधों की वृद्धि बेहतर है? खाद या उर्वरक है उनमें बेहतर है, और जिसमें मिट्टी है केवल उसमें कम है। ठीक है। तो अब उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। खाद तो प्राकृतिक स्रोत हो गया पोषकों का, जो जंतु या पौधों से प्राप्त होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ या कृत्रिम तरीके से होते हैं। खाद कैसे भिन्न होते हैं? खाद से भिन्न होते हैं क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ है, वो प्राकृतिक है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को मिलाकर कहते हैं एनपीके। अब इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने का सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए। यानी ज्यादा केमिकल से जल प्रदूषण होता है और फसल भी बर्बाद होती है। केमिकल होते हैं जो नुकसान करते हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। अथवा 2 फसलों के बीच खेत को, यानी उर्वरकों का इस्तेमाल फसल एक बार के लिए उत्पादन तो बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी ज्यादा उपयोग करने से मिट्टी को व्यर्थ बना देते हैं, जहरीली बना देते हैं, और फसल उत्पादन भी कम होता है। और ये अगर बारिश होती है उस भूमि में जहाँ उर्वरक ज्यादा, यहाँ से पानी बहकर जाता है जल स्तरों में, तो ये पानी को भी प्रदूषित करता है। अतः जहाँ तक हो सके हमें खाद का उपयोग करना चाहिए जो कि गोबर से बनती है, या फिर हम 2 फसलों के बीच कुछ स्थान या गैप छोड़ सकते हैं। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति यानी आपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की आपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण होता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे कि चने की फसल होती है ना, उसके अंदर राइजोबियम जीवाणु रहता है जो क्या करता है कि नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट अन्य में बदल देता है और ये पोषण के रूप में प्राप्त होता है। पौधे नाइट्रोजन सीधी नहीं ले सकते, लेकिन नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों को पौधे ग्रहण कर लेते हैं। और राइजोबियम जीवाणु है वो चने की में रहता है, लेगुमिनस। ये इसमें दे रखा देखो, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। ये फलीदार यानी लेगुमिनेसी पौधे यानी चने की जड़ों में रहता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को अन्य उपयोगी पदार्थों में बदल देता है। इससे क्या होगा कि पौधे ग्रहण कर लेंगे और नाइट्रोजन से पौधे क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण में सहायता मिलती है। वह कौन सा तत्व है जिससे कि प्रोटीन निर्माण करते हैं पौधे? तो उसका आंसर होगा नाइट्रोजन।
ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, ये हो गया। अब यहां पर दे रखा है उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, एक तरह का साल्ट है जो मानव खुद निर्मित करता है। खाद एक पदार्थ प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ये जो है ये काफी ज्यादा होते हैं, केमिकल ज्यादा होते हैं, इसमें केमिकल ये कम होते हैं। ठीक है ना, तो ये मोस्ट है, आप देख लेना इनका अंतर, पीछे क्वेश्चन आएगा अभी बुक्स में, उसमें भी दो दो अंतर पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, तो आप यहां से कर लेना। अब है खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जीवाणु पनप जाते हैं खाद से, जो कि पोषण है, वो पोषक पदार्थ है ना, वो मिट्टी में बढ़ा देते हैं, और जबकि जो केमिकल्स होते हैं उन जीवाणुओं को मार देते हैं, जो कि लाभदायक जीवाणु होते हैं उनको मार देते हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ठीक है ना, हर तरह से ये फायदेमंद है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण ट्रांसफर पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना जरूरी है। ठीक है ना, जल देना चाहिए, ये मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। और निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई क्या है? कई बार कहते हैं कि सिंचाई कर दो, सिंचाई निश्चित अंतराल पर, यानी कुछ गैप रखा जाता है, 2-4 घंटे का रख लिया, 1 दिन का रख लिया, 2-3 दिन, अपने हिसाब से अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। तो निश्चित समय अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों मिट्टी है तो ऋतु में भिन्न होता है। गर्मियों में पानी देने की बारंबारता ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल है ना, जलवाष्प बनकर भाप बनकर उड़ जाता है जल्दी, गर्मियों में पानी नहीं होता। और बारिश की ऋतु होती है, उसमें बारिश ऊपर से बरस रही है, पानी बरस रहा है, तो हमें पानी एक्स्ट्रा थोड़ी देना पड़ेगा, पौधों में नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह सर्दियों में भी बारिश ऋतु से कम ही पानी देना पड़ता है, गर्मियों में अधिक देना पड़ता है। ठीक है, अब सिंचाई, तो ये सिंचाई था, अभी यहां से मैंने पढ़ा दिया, यहां से फिर से देखते हैं एक बार। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की जरूरत होती है। पौधे एवं वृद्धि परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों, जितने भी खनिज उर्वरक है वो जल के साथ ही पौधे अवशोषित करते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है, अत्यावश्यक है, जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में, बीज है ना, बीजों का अंकुरण भी जल की उपस्थिति में होता है। ये अभी पढ़ाया था वही, ये वापस उधर से पढ़ा दिया मैंने गलती से। और जल में घुले पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। फसल एवं पाले गर्म हवा से रक्षा करता है, और स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी को नमी बनाए रखता है। और निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय और वो फसलों में मिट्टी और ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। गर्मियों में ज्यादा जल देते हैं, अन्य ऋतुओं में कम देते हैं। तो ये था यहाँ पर। अब सिंचाई के स्रोत क्या है? सिंचाई यानी जल किन किन से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर दे रखे कि कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत है। ये सिंचाई के स्रोत है जिनसे हमें जल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे किसान ये जल दे रहा है कुएं से, यहाँ पर मोट अलग अलग स्रोत दिखा रखे यहाँ पर, चेन पंप, और ये ढेकली। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जल को ऊपर खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पंप का उपयोग किया जाता है। और सिंचाई के पारंपरिक तरीके है ना, जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं कई सालों से, जैसे कुआं हो गया, झील, नहरों में उपलब्ध जल को निकास कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः सस्ते होते हैं परंतु कम दक्ष होते हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके मोट यानी घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये क्या कि पारंपरिक तरीके जो कई सालों से चले आ रहे हैं। और
जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है, मैंने पढ़ा दिया। चलाने के लिए डीजल, बायोगैस और आदि लगते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब सिंचाई की आधुनिक विधियां, कुएं पंप आदि तो वो हो गए परंपरागत। अब सिंचाई की आधुनिक विधियां क्या है? सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल को उपयोग मितव्ययता से करते थे। मितव्ययता यानी कि जरूरत तो उतना ही उपयोग किया जाए, जल की बर्बादी ना हो। ठीक है, तो पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि में का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां उबड़ खाबड़ होती है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। ऊर्ध्व पाइपों यानी जैसे वर्टिकल ऐसे खेतों में पड़े हुए ऊर्ध्वाधर कई पाइप होते हैं, हम देखते हैं, और ये सिंचाई होती है। के सिरों पर घूमने वाले नेजल लगे होते हैं, उनके ऊपर पाइप के ऊपर ऐसे घूमने वाले गिरनी सी लगी होती है, जल उछालती है फसलों में दूर तक। ठीक है, ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपों से जुड़े होते हैं। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही है, पानी जैसे बारिश बरस रही है वैसे ही छिड़काव कर देता है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए उपयोगी है। अब दूसरा ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः ड्रिप यानी बूंद, ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों, वृक्षों को पानी देने के लिए अच्छा है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी बेकार या व्यर्थ नहीं जाता, अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। तो कौन सा सबसे अच्छा हुआ? ड्रिप तंत्र है, वो काफी बढ़िया हुआ। बूंद बूंद जल सिंचाई विधि भी इसे कहते हैं। ठीक है, और अब अगले पेज में चलते हैं। अब खरपतवार से सुरक्षा है ना, जो एक्स्ट्रा में पौधे उगाए, कंपटीशन देते हैं, पोषण वगैरह छीन लेते हैं फसलों से, वो खरपतवार होते हैं। बुझ और पेड़ निकट के देखा खेत में कुछ अन्य पौधे भी जिन्हें उगाता नहीं, अपने आप उगाते हैं, वो खरपतवार है। खेत में कई अन्य अवांछित यानी किसानों को जरूरत नहीं है पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित यानी बिना चाहे गए पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं, कुछ जहरीले भी हो सकते हैं। ठीक है ना, और खरपतवार हटाने उनकी वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत को जोतने से खरपतवार उखाड़ने में हटाने में सहायता मिलती है। ठीक है ना, खेत जोतना, कई बार अधिकतर जो खरपतवार है शुरू में निकल जाते हैं खेत जोतने से भी। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। ये कार्य खुरपी या हैरों की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जो खरपतवारों का नाश कर दे उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D DDT आता है ना, उसका छिड़काव करते हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर इस पर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़क दिया जाता है। ठीक है, और अब है जैसे कि ये खरपतवार नाशी का यानी DDT का छिड़काव कर रहा है, ऐसे किसान मुंह पर ऐसे मास्क बांध लेता है जिससे कि ये जहर होता है जो नाक में ना जाए और नुकसान ना आए, वरना चक्कर आना, उल्टी होना इत्यादि हो सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया, खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पण एवं बीजों की बनने से पहले खरपतवारनाशी का छिड़काव किया जाता है। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो उन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते हुए मुंह पर नाक से कपड़े यानी मास्क लगा लेना चाहिए, जैसे हम कोरोना में लगाते हैं। अब कटाई, फसल की कटाई महत्वपूर्ण कार्य। फसल पक जाने के बाद उसे काटना, यानी फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। जैसे पौधा है एक, ये जमीन में जड़ समेत है, इसको ऐसे हाथ से पकड़ खींच कर काट लिया या इसको यहाँ से जड़ के पास से काट दिया। एक अनाज फसल को पकने में 3 से 4 महीने का टाइम या समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन है जिसका उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों एवं दाने को भूसे से अलग किया जाता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग क्या है? काटी गई फसल से बीज फसल काट ली, जैसे पौधा काट लिया, इसमें बीज भी और बाकी बचता वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भूसा होता है। इन दोनों को अलग करने की प्रक्रिया क्या है कि थ्रेसिंग कहलाती है। कार्य कॉम्बाइन मशीन
से किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये दिखा रखा है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक, ये महंगा होता है इसलिए कम बुआई वाले हाथों से फटक कर एक मिनट, हाथों से फटक कर अलग करते हैं, इसे कहते हैं विनोइंग कहते हैं, हाथों से फटक कर करते हैं। चित्र 1.9 आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर आएगा दोबारा पढ़ा दूंगा, आपने नहीं पढ़ा आप देख सकते हैं जाकर। विनोइंग है ना, ये फटकने वाली मशीन। अब है भंडारण। उत्पाद का भंडारण महत्वपूर्ण कार्य है, यानी स्टोरेज। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में भी नमी की मात्रा ज्यादा होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके थोड़ा बहुत नमी रहती है जब दाने नए नए काटते हैं तो, क्योंकि उस दौरान उन्हें जल वगैरह पोषण है ना पौधों से मिल रहा होता है। जब काटते हैं नमी रहती है, तो अगर इनको ऐसे ही नमी युक्त बीजों को रख देते तो खराब होते रहते हैं या जीवों से आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना जरूरी है, इसलिए इन्हें धूप में सुखाते हैं, जिससे कि उनकी नमी में कमी आ जाए, नमी कम हो जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल का उत्पाद भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारगृहों में किया जाता है, जिससे उनको ये भंडारगृह दिखा रखे साइलो किया जाता है, जिससे कि पीड़कों जैसे कि चूहे और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। और नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडारगृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित करने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है, यानी केमिकल्स द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। अब जंतुओं से भोजन। जंतुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इसी तरह मीट हो गया, मांस हो गया, जो अलग अलग जंतुओं से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात हमने देखा कि पौधे की तरह जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछली मुख्य आहार के रूप में उपयोग होते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण है। बीजों अब चरण है शॉर्ट में दे रखे हैं यहाँ पर, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल आवश्यकता होती है, जब बड़े पैमाने पर किया जाता है इसे पशुपालन कहा जाता है, ठीक है। और इसने यहाँ पर लिख रखा है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें एक मछली से कॉड लिवर प्राप्त होता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब ये सब प्रमुख शब्द है, एक तरह से परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। कृषि पद्धतियां क्या होती है, पशुपालन क्या है, फसल क्या है, उर्वरक क्या है, पाठ पढ़ा दिया। आप दोबारा वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, किताब पढ़ लीजिए। भंडारगृह क्या होता है, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, ये टर्मिनोलॉजी है एक तरह से, तो परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। कई बार क्या, हल है, रबी है, बीज है, साइलो है, बुआई है, भंडारण है, थ्रेसिंग है। एक कॉपी में लिख लीजिए इनकी परिभाषा एक जगह पर, एक एक दो ढाई लाइन में। खरपतवार है, खरपतवार नाशी है, जो खरपतवारों को नाश करते हैं। और फटकना, ये सब क्या होता है। इसके बाद इसका पाठ का सारांश दे रखा है। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या फसल कहते हैं। भारत में फसलों ऋतु के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ। और जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना जरूरी है। इस कार्य के लिए हल या पाटल का उपयोग किया जाता है। और अगली लाइन है, बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच दूरी रखना अच्छा जरूरी है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषक की समृद्धि पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हुई है। उचित समय अंतराल पर सिंचाई क्या, उचित समय अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई है। और खरपतवार क्या है, निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, उन्हें खरपतवार कहते हैं। बहुत सारी इधर जो दे रखे शब्द दे रखे, उनकी परिभाषा इधर इसके सामने दी गई है। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसलों को हाथ से या
मशीन से हटाना, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों एवं पेड़कों को सूक्ष्म जीवों में संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। अतः आपको पाठ के बाद पाठ का जो सार है वो भी पढ़ना चाहिए। और पशुपालन क्या है, पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं। अब रिक्त स्थान भरना है, कुछ प्रश्न देख लेते हैं एक दो। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले सबसे पहले क्या कहते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं। और अब दे रखा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। जो गेहूं है जैसे पानी की हमने एक बीकर में या बाल्टी में लिया, जो खोखले गेहूं है वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। फसल उगाने से पूर्व फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य के प्रकाश से मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। अब इनका मिलान कीजिए। खरीफ की फसल इनमें कौन सी है, तो खरीफ की फसल है पहले में ई होगी, धान एवं मक्का। और यहाँ पर दे रखा अगले क्वेश्चन में निम्न में से दो उदाहरण दीजिए खरीफ की फसल का, तो धान या मक्का यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर रबी की फसल, तो रबी की फसल है इसमें गेहूं, चना, मटर। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दे रखा है रबी की फसल के उदाहरण तो गेहूं, चना दो देने या मटर आप लिख सकते हैं। तीसरा रासायनिक उर्वरक कौन से है, तो रासायनिक उर्वरक हो गए यूरिया और सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद कौन सी है, मवेशियों का चारा। इन पर एक एक पैराग्राफ लिखिए, आप पाठ में देख लेना, सारे मिल जाएंगे। और खाद उर्वरक से किस प्रकार भिन्न है, इन दोनों में अंतर दे रखा है सारणी पाठ के अंदर, आप कर सकते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्न दे रखे हैं, आप कर सकते हैं। और यदि गेहूं की फसल खरीफ ऋतु में बोई जाए तो क्या है, तो इससे फसल उत्पादन कम होगा। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। खरपतवार क्या है, इसका कैसे, ये सारे इसमें दे रखे हैं, तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं पाठ को दोबारा पढ़ के।